हेलो, वेलकम नर्सेस टू जीएनएम स्पेशल। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं मेंटल डिसऑर्डर्स एंड नर्सिंग इंटरवेंशन, जो कि हमारा जो जीएनएम सेकेंड ईयर है उसका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये एमएचएन यानी कि हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर आता है, जिसको हम लोग साइकेट्री भी बोलते हैं। तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, और हम जो इसको डिस्कस करेंगे तो इसको हम लोग एक स्टोरी के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे, ताकि समझने में आसानी हो आपको। और इसमें हम देखने वाले हैं कहानी एक नर्स की। उस जो नर्स है उसका नाम है स्नेहा। ये एक इमेजिनरी नाम है, तो कोई भी ऑफेंड नहीं होना इससे। तो स्नेहा जो है वो एक स्टूडेंट है, और इसकी पोस्टिंग जो है अभी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई है, और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक मेंटल हॉस्पिटल है। तो आज जब वो हॉस्पिटल जाती है तो वो अलग अलग तरह के पेशेंट से मिलती है, अलग अलग तरह के उसे पेशेंट देखने को मिलते हैं। तो कुछ चीज़ें वो खुद से भी देख के, और कुछ चीज़ें उसके जो और टीचर्स हैं उसके साथ, वहाँ के जो स्टाफ्स हैं, तो वो सारी चीज़ें मिल इसको समझाते हैं। बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें खुद से भी समझती है। तो जैसे जैसे स्नेहा को जो समझ में आने वाला है ये चैप्टर, इसके बीमारियों के बारे में, अलग अलग मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में, वैसे ही हम भी देखेंगे और आपको भी समझ में आएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं स्नेहा की। तो सबसे पहले जो है स्नेहा ये जब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जाती है, ओपीडी में जाती है, तो उसे अलग अलग तरह के पेशेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है, एक पेशेंट बिल्कुल भी नॉर्मल है, और बहुत ही थोड़ा सा टेंशन होती है एक पेशेंट को। ठीक है, तो पहला पेशेंट है, उसको सिर्फ टेंशन हो रही है थोड़ी मोड़ी, और उसको मतलब कि नींद नहीं आ रही है, यानी कि स्लीपनेसनेस हो रही है। दूसरा पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, और वो इतना ज़्यादा रो रहा है कि वो खा पी भी नहीं पा रहा है। तीसरा जो पेशेंट है वो क्या हो रहा है कि वो ऐसे लोगों से बात कर रहा है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, यानी कि अनसीन पीपल से बात करता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जिनको कि मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो वो अपने आप में ही बात करते रहते हैं, वो किसी एक इमेजिनरी पर्सन से बात कर रहे होते हैं जो एक्चुअली में नहीं होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स वाले जो पेशेंट हैं, ये तीनों का मेंटल डिसऑर्डर है, पर तीनों के डिसऑर्डर्स का जो लेवल है बीमारी का वो अलग अलग है। एक को नॉर्मल टेंशन हो रही है, दूसरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, इतना ज़्यादा कि वो रो रहा है, अपना काम भी नहीं कर पा रहा, खा भी नहीं पा रहा है। और तीसरा जो है उसका तो एक अलग ही लेवल पे चला गया कि वो रियलिटी तक को भूल गया है। ठीक है, कि ऐसा कोई लोग नहीं है, उसके जो इमेजिनरी कोई पर्सन है जिससे कि वो बात कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। तो इससे जो स्नेहा है उसको क्या समझ में आता है कि जो मेंटल पेशेंट होते हैं उसका जो स्पेक्ट्रम होता है बीमारियों का वो बहुत ही ज़्यादा वाइड होता है। मतलब कि बीमारियाँ बहुत छोटे से बहुत बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही चीज़ देखने वाले हैं कि जो मेंटल डिसऑर्डर होता है ये बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम का होता है, और ये जो है प्रॉब्लम्स को मेजर मेंटल डिसऑर्डर और माइनर मेंटल डिसऑर्डर में अलग किया जाता है। मेजर मेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं ये मेनली हमें देखने को मिलते हैं हॉस्पिटल में। ठीक है, ये इजीली देखे जा सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा उभर के आते हैं, दिखते हैं हमें। कोई अलग अगर खुद से ही बातें कर रहा है या इमेजिनरी लोगों से बातें कर रहा है और बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है, तो वो हमें दिखता है, और ये ज़्यादातर हमें हॉस्पिटल में देखने को मिलता है, क्योंकि जो मेजर मेंटल डिसऑर्डर वाले पेशेंट होते हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जबकि जो माइनर मेंटल डिसऑर्डर वाले पेशेंट होते हैं वो कॉमनली देखे जाते हैं कम्युनिटी में। ठीक है, तो हम उनको ज़्यादातर कम्युनिटी में देखते हैं और उनको वहीं पे ट्रीटमेंट होता है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी को नॉर्मल जो कि माइल्ड डिप्रेशन है, ठीक है, तो हम उसके लिए उसको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करेंगे। पर अगर इसका डिप्रेशन जो है बहुत ज़्यादा सीवियर है, इतना ज़्यादा कि वो बहुत बार उसने सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया है, तो फिर उसको हमें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा। तो मेजर मेंटल डिसऑर्डर्स हमें हॉस्पिटल में देखने को मिलते हैं मोस्ट कॉमनली, और जो माइनर होते हैं वो हमें देखने को मिलता है कम्युनिटी में। तो ये चीज़ समझ में आती है स्नेहा को। तो जब उसकी जो टीचर थी वो उसे ये सारी चीज़ें समझा रही थी कि जो कुछ चीज़ें हॉस्पिटल में देखी जाती है जो कि मेजर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं और इजीली रिकॉग्नाइजेबल होते हैं, कुछ चीज़ें माइनर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो
जो स्नेहा है उसके मन में क्वेश्चन उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि जो लोग होते हैं वो डिफरेंट बिहेव क्यों करते हैं। तो उसके टीचर ने कहा कि इसी चीज़ को समझने के लिए हम जो टॉपिक होता है उसको पढ़ेंगे, वो है साइकोपैथोलॉजी। ठीक है, तो साइकोपैथोलॉजी क्या होता है कि ये है साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, और मेंटल डिसऑर्डर्स का जो साइंटिफिक स्टडी है इसके अंदर हम लोग क्या क्या को स्टडी करते हैं। तो जो हम जेनेटिक जो कॉजेज़ होता है उसको स्टडी करते हैं, जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उसको स्टडी करते हैं, जो साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं उसको स्टडी करते हैं, फिर जो सोशल कॉजेज़ होते हैं उसको भी स्टडी करते हैं, और इसमें हम ऑल्सो जो अलग अलग चीज़ें जो है उसको स्टडी करते हैं, जिसमें क्या आता है हमारा जो सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, फिर डायग्नोसिस होते हैं, डायग्नोसिस के बाद फिर हम कोर्स जो होता है बीमारी का या जो इलनेस का, फिर जो उसको हम ट्रीटमेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करते हैं और जो साइकोपैथोलॉजी होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। फिर जो है जो स्नेहा होती है उसको और भी चीज़ें पता चलती है, जैसे कि जो इसका हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि जो एक साइंटिस्ट थे, उनका क्या नाम था, कार्ल जैस्पर। उन्होंने ही 1930 में साइकोपैथोफिजियोलॉजी जो होता है उसके बारे में एक तरह से बोल सकते हैं कि फाउंडेशन रखा था उसका, यानी कि उसको फाउंड किया था। ठीक है, तो जिसका जो है वो किस लिए किया था, वो किया था जो मेंटल फिनोमिना है उसको स्टडी करने के लिए किया था। ये सारी चीज़ें जो की गई थी वो जो इंडिविजुअल पेशेंट होता है उसके डायग्नोसिस के लिए किया गया था, कि मतलब उसके डायग्नोसिस अच्छे किया जा सके, हमें पता चल सके ये कौन सी बीमारी है। और वाइल न्यूरो साइंटिस्ट फोकस ऑन ब्रेन चेंजेस रिलेटेड टू मेंटल इलनेस, साइकेट्रिस्ट आर इंटरेस्टेड इन डिस्क्रिप्टिव पैथोफिजियोलॉजी। तो जो न्यूरो साइंटिस्ट थे उस टाइम पे वो किस चीज़ से फोकस कर रहे थे कि ब्रेन में क्या क्या चेंजेस होता है मेंटल इलनेस के टाइम पे, और जो साइकेट्रिस्ट थे वो इस बात में इंटरेस्टेड थे कि उनका डिस्क्रिप्शन कैसे चेंज होता है, यानी कि वो किस तरह से बिहेव करना चालू करते हैं, उसमें मतलब फंक्शनल क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो आगे चल के हमें ये भी पता चलेगा कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल इस पर फोकस करते हैं। तो जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होता है, जो क्लिनिकल ने उसको बोला कि इसको जो अगर हमें डायग्नोसिस करनी है, ठीक है, तो डायग्नोसिस करने के लिए हमें 4 जो है वो डी पे फोकस करना पड़ेगा। और 4 डी कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है उसमें डेवियंस, फिर होता है डिस्ट्रेस, एक होता है डिसफंक्शन और एक होता है डेंजर। ठीक है, तो डेवियंस क्या होता है, तो डेवियंस क्या होता है कि जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, और ऐसा चेंज होता है कि वो अनएक्सेप्टेबल होता है सोसाइटी के लिए, कि यानी कि एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है, उसका जो है बिहेवियर वो एबनॉर्मल हो गया। ठीक है, एबनॉर्मल होके ऐसा हो गया कि अब वो जो है अनएक्सेप्टेबल है उसके कल्चर के हिसाब से, या फिर जहाँ से भी वो बिलोंग करती है, यानी उसकी सोसाइटी के हिसाब से वो अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। तो जैसे कि कोई बहुत ही ज़्यादा शांत सोसाइटी है, वहाँ पे सारे लोग बहुत ही शांति से रहते हैं और सब अच्छे से बात करते हैं, और कोई एक ऐसा इंसान क्या जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पहले तो नॉर्मल था, अब वो अचानक से बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा, बहुत ज़्यादा नाचने गाने लगा, तो ऐसे में उसकी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा उसकी सोसाइटी के लिए, तो वो हो गया एक तरह से डेवियंस की, उसकी बिहेवियर चेंज हो गया। फिर होता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस क्या होता है कि एक पर्सन जो है या इंडिविजुअल है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रबल्ड या फिर परेशान होता है, और वो मोस्टली किस वजह से होता है कि वो इलनेस के वजह से होता है उसकी। ठीक है, यानी कि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रेस। फिर होता है डिसफंक्शन। डिसफंक्शन का मतलब होता है कि जो उसको डेली एक्टिविटी होती है जो वो करता था, अब वो नॉर्मल डेली एक्टिविटी या नॉर्मल डेली फंक्शन जो होता है उसको सही से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यानी कि उसका जो माल एडेप्टिव बिहेवियर उसमें हो गया, जिसकी वजह से वो अपना डेली फंक्शन जो है वो सही से नहीं कर पाता है, तो उसको हम बोलेंगे डिसफंक्शन। फिर होता है हमारा डेंजर। डेंजर क्या होता है कि इसमें या तो वो खुद को या जो अदर्स को, या तो इंडिविजुअल खुद को या अदर्स को अगर वायलेंट हो जाता है, या मतलब खुद को या दूसरों को हमला कर सकता है या फिर हार्म कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डेंजर। तो
ये सारी चीज़ें थी, जिसमें कि हमारी 4 चीज़ें थी। हमारे 4 डीज क्या क्या थे? तो डेवियंस, जिसमें कि उसका बिहेवियर चेंज होता है। डिस्ट्रेस, मतलब कि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है। डिसफंक्शन, जिसमें कि नॉर्मल फंक्शन सही से नहीं कर पा रहा है। और डेंजर, मतलब कि वो या तो खुद के लिए या दूसरों को हार्म पहुंचा सकता है। फिर हम देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस के बारे में। ठीक है, तो जब हम साइन एंड सिम्टम्स को देखेंगे तो इसमें डिसऑर्डर्स आएंगे अलग अलग तरह के, जिसमें कि थॉट के आएंगे, मोटर एक्टिविटी के आएंगे, परसेप्शन के आएंगे, मूड के, मेमोरी के, कंसंट्रेशन के, जजमेंट के, इन सारी चीज़ों के डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो बहुत सारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं और वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। पर जो कुछ कॉमन सिम्टम्स वगैरह है जिसको कि हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, तो इसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। उसी हम स्नेहा का एग्जांपल ले रहे हैं। तो स्नेहा जब वार्ड में जाती है, ठीक है, तो वार्ड में जाती है तो उसको अलग अलग तरह के पेशेंट देखने के उसे मिलते हैं। ठीक है, और जब उसे पेशेंट अलग अलग तरह के देखने के मिलते हैं तो उससे वो अलग अलग तरह के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उसको देखती है और उसको समझती है। तो जो उसे पहला पेशेंट देखने को मिलता है, उसमें उसे देखने को मिलता है कि उसके फैमिली वाले बताते हैं कि ये एक पहले बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली इंसान हुआ करता था और फिर अचानक से क्या हो गया कि इसने खुद को सबसे अलग कर लिया, यानी कि ये खुद को आइसोलेशन में चला गया, किसी से बात ही नहीं कर रहा। और उसी में उसे फिर एक दूसरा पेशेंट मिलता है जो कि पहले भगवान में बहुत ज़्यादा मानता था, यानी कि गॉड की बहुत ज़्यादा पूजा करता था, डेली पूजा पाठ करता था, और अचानक से ही वो एथीस्ट बन गया, मतलब कि वो भगवान में बिल्कुल ही नहीं मानने लगा। और ये अचानक से होता है, मतलब कि एक ही दिन में, एक ही 2 दिन में ऐसा हो गया। तो ये जो होता है ना, ये होता है हमारा अल्ट्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी या बिहेवियर, यानी कि जब पेशेंट के बिहेवियर या पर्सनैलिटी में अचानक से चेंजेस आ जाना, ये होता है पहला साइन एक तरह से मेंटल इलनेस का। ठीक है, तो फिर दूसरा हम लोग देखते हैं कि एक आगे जब बढ़ती है स्नेहा तो उसको फिर एक दूसरा पेशेंट देखने को मिलता है। दूसरा पेशेंट क्या देखने को मिलता है उसे कि एक पेशेंट है जो कि मेनिया का पेशेंट है, मेनिया बीमारी होती है उसका पेशेंट है, और वो कई दिनों से सोया ही नहीं है। फिर एक और दूसरा पेशेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा एंजियस रहता है, यानी कि एंजाइटी आती है उसको, और उसको भी सोने का कोशिश करता है, तो उसे नींद आती है पर वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उसको नींद आने में। ठीक है, और एक और पेशेंट है जो कि डिप्रेशन का पेशेंट है। वो क्या होता है कि बहुत सोने की कोशिश करता है, लेटा भी रहता है, पर वो रिफ़्रेश नहीं हो पाता। मतलब जब वो जगता है तो वो रिफ़्रेशिंग फ़ील नहीं करता, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, उसको अजीब सा लगते रहता है। फिर एक पेशेंट है मिलता है उसे जो कि बहुत ओल्ड एज पेशेंट है। तो वो क्या होता है कि वो दिन में सोते हैं, डे में सो जाते हैं और नाइट में जाग जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का पेशेंट जो है ये हमें देखने को मिलता है डिलीवरियम वाली बीमारी में। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारे स्लीप्स के डिस्टर्बेंस हैं। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है कि उसके जो बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जो स्लीप होती है, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन कंप्लेंट है, कोई भी साइकेट्री की बीमारी आप देख लो, स्लीप का डिस्टर्बेंस हर वे में होता ही है। ठीक है, और फिर और ये स्लीप का डिस्टर्बेंस अलग अलग पेशेंट में अलग अलग तरह का देखने को मिलता है, जैसे कि हमने देख लिया, जैसे कि मेनिया वाले पेशेंट का हमने देख लिया और ये सारी चीज़ें। तो आपको सीधा सीधा ये समझ में आ जाना चाहिए कि स्लीप का प्रॉब्लम हर बीमारी में एक तरह से होता ही है, साइकोसिस मतलब कि साइकेट्री के बीमारियों में। और कुछ चीज़ों में जो है वो स्लीप का डिसऑर्डर बढ़ भी जाता है। ठीक है, ये कब होता है कि जब कोई पेशेंट है बहुत लंबे टाइम से नहीं सोया और अचानक से क्या होता है उसके अंदर उसको कॉम्पनसेट करने के लिए बॉडी क्या करती है, खुद को हाइपरसोमनिया स्टेट में डाल देती है। हाइपरसोमनिया मतलब कि हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा और सोमनिया मतलब बहुत ज़्यादा सोने लगता है पर्सन। सोमिलेंस का क्या होता है कि बार बार झपकी आती है, उसको जगा नहीं रह पाता। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये बॉडी का रिएक्शन होता है एक तरह से, जब पेशेंट किसी इस ऐसे चीज़ों में जाता है जब उसको नींद नहीं आती है, वो कई दिनों से सोया नहीं रहता, तो बॉडी उसको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि बॉडी के लिए नींद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए ये पेशेंट जो है हाइपरसोमनिया वाली स्टेट में भी जा सकता है। फिर अगला जब आगे बढ़ती है
स्नेहा वार्ड में, तो उसे देखती है कि एक डिप्रेशन का पेशेंट है और वो खाना नहीं खाता सही से, उसका मतलब कि भूख ही नहीं लगता। उससे पूछती है तो बोलते हैं भूख ही नहीं लगा मुझे। फिर एक और है पेशेंट मेनिया का, और वो बहुत ज़्यादा खा रहा है, वो खाते ही जा रहा है। एक सीजोफ्रेनिया का पेशेंट उसको मिलता है। फिर सीजोफ्रेनिया का पेशेंट जब वो देखती है जाके, तो वो देखती है कि वो कुछ भी खा रहा है, मतलब कहीं पेपर खा रहा है, कहीं मिट्टी खा रहा है, कहीं कुछ भी खा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें उसे देखने को मिलती है। तो उसको ये समझ में आता है कि जो भूख वाली जो चीज़ें हैं ना, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है साइकोसिस में या मेंटल बीमारियों में। तो जिसमें क्या होता है कि जो डिप्रेशन का पेशेंट है वो तो खाता ही नहीं सही से, मेनिया वाला पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, खूब खाता है। और सिजोफ्रेनिया का पेशेंट कुछ भी खाने लगता है, और कुछ भी खाने वाली चीज़ को हम लोग बोलते हैं पाइका। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को भी मिल रहा होगा कि ये होता है पाइका, और ये सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हम अगला जो देखते हैं कि जब स्नेहा आगे बढ़ती है तो उसे और भी पेशेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि एक पेशेंट उसको ऐसा देखने को मिलता है जिसके कि सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ठीक है, तो जब उसके बारे में स्नेहा पता करती है तो उसको पता चलता है कि तो डिप्रेशन का पेशेंट है। तो डिप्रेशन का पेशेंट है और उसकी सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा कम हो गई है, या लिबिडो उसका कम हो गया है। फिर एक मेनिया का पेशेंट है और उसकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है और उसको लिबिडो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसको ये समझ में आता है कि जो पेशेंट है उसका सेक्सुअल डिज़ायर भी चेंज होता है। ठीक है, बीमारियों में। ठीक है, तो जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियां हैं तो उसका सेक्सुअल डिज़ायर या लिबिडो कम हो जाएगा। मेनिया जैसा बीमारी है तो उसका सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसको देख समझ में आती है। फिर जो अगला है वो देखते हैं, अगला जो है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो डिसऑर्डर्स ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में क्या होता है कि कॉन्शियसनेस का पहले मतलब क्या होता है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एंड इन्वायरमेंट। तो जो इंसान खुद के बारे में अवेयर है कि वो कहाँ है, क्या नाम है उसका, ये सारी चीज़ें, और इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर है कि वो कौन से जगह पे है, अभी दिन है कि रात है, क्या टाइम हो रहा है, दोपहर का है, रात का टाइम है, सारी चीज़ें अगर उसे पता है तो वो पेशेंट कॉन्शियस है। ठीक है, अनकॉन्शियस क्या हो जाता है? अनकॉन्शियसनेस का मतलब हो जाता है कि अवेयरनेस सेल्फ का और इन्वायरमेंट का, और किसी भी जो एक्सपीरियंस है, जो हम किसी को टच करते हैं तो उसका कुछ एक्सपीरियंस होता है, कुछ फीलिंग होती है, वो सारी चीज़ें भी वो उसके बारे में अनअवेयर हो जाना, यानी कि लैक ऑफ अवेयरनेस हो जाना, उसको बोलते हैं अनकॉन्शियसनेस। और इसमें कुछ अल्ट्रेशंस भी आती है। अल्ट्रेशंस में क्या होता है? अल्ट्रेशन कब आता है? जब कोई ऑर्गेनिक पैथोलॉजी होती है। ठीक है, और हम अगर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करें, ऑर्गेनिक पैथोलॉजी मैं आपको यहाँ पे समझा ही देता हूँ कि जो एक चीज़ बीमारी होती है ना, मेंटल इलनेस, ये दो तरह का होता है। ठीक है, दो तरह का कौन कौन सा होता है? एक होता है फंक्शनल, एक होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या होता है कि जो ब्रेन होता है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, या फिर ब्रेन में कुछ इंजरी होती है, या फिर कोई चीज़ है जो कि ब्रेन के जो फिजिकली चेंज होता है, जिसकी वजह से कोई बीमारी होती है। और ये चीज़ें हमें टेस्ट के थ्रू पता चल सकती है। ठीक है, अगर हम कोई टेस्ट करेंगे ब्रेन का, एमआरआई वगैरह, उसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल सकता है। वो जो बीमारियाँ होती है उसको वो लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक बीमारियाँ। फिर जो बीमारियाँ आती है वो होती है फंक्शनल बीमारियाँ। ये बीमारियाँ क्या होती है? इसमें ऑर्गेनिकली कुछ चेंज नहीं होता, ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ चेंज नहीं हो रहा, बस ब्रेन का जो फंक्शन है उसमें चेंज के कारण बीमारियाँ हो रही है। ठीक है, तो ये मेंटल इलनेस दो तरह की होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ऑर्गेनिक मतलब कि ब्रेन का खुद का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज हो रहा है, फंक्शनल मतलब कि ब्रेन का जो फंक्शन है उसमें चेंज हो रहा है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो कॉन्शियसनेस वाली जो प्रॉब्लम होती है ना, ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक वाली बीमारी, जो ऑर्गेनिक पैथोलॉजी होती है उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में। ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में देखें, सबसे पहले आता है क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लाउडिंग का मतलब क्या होता है कि जो उसका पेशेंट जिस अलर्ट स्टेट में रहना चाहिए उसका अलर्टनेस कम हो गया है। ठीक है, तो डिमिन्यूटेशन ऑफ अलर्टनेस, यानी कि अलर्टनेस जो है जितना अलर्ट रहना चाहिए इंसान को उससे थोड़ा कम अलर्ट हो गया है। ठीक है,
बट स्टिल वो उसको समझ में आता है चीज़ें, ठीक है, ओवरऑल वो ठीक ठाक है। पर दूसरा आता है फिर इसके ऊपर लेवल का, वो होता है ड्राउजीनेस। तो क्लाउडीनेस के बाद जो है वो आता है ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस में क्या होता है कि पेशेंट बार बार सो जाता है, ठीक है, उसको बार बार स्टिमुलेट करना पड़ता है जगाने के लिए, ठीक है। हम उसको जगाते हैं किसी तरह से, हिलाते हैं कि अरे जाग जाओ, फिर सो जाता है, फिर जगाते हैं फिर सो जाता है। वो पेशेंट जब सोचता है तो वो सही से कुछ सोच नहीं पाता, उसका मडल्ड थिंकिंग है। कुछ बोलता है तो वो स्लर्ड बोलता है, मतलब कि जैसे नींद में कोई इंसान बोलता है, कुछ भी बोल रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा, सही से बोल नहीं पा रहा होता है। तो उस टाइप का जो कुछ एक्टिविटी भी करता है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है उसकी एक्टिविटी, तो उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं ड्राउजीनेस की स्टेट। इससे भी जो ऊपर पेशेंट चला जाता है वो चला जाता है फिर कोमा में। कोमा में पेशेंट बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हो जाता है। वो ऐसा स्टेट होता है जब वो किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहा होता, यानी कि पूरा नॉन रिस्पॉन्सिव स्टेट होता है उसका। और वो उसको हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई भी देते हैं, यहाँ तक कि उसको पेन भी देते हैं, तब भी वो रिस्पॉन्स नहीं करता, ठीक है। उसके रिफ्लेक्सेस भी काम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कोमा वाले पेशेंट में, को बिल्कुल ही अनअवेयर हो गया चीज़ों को लेके। फिर होता है हमारा अगला, जो कि होता है क्वालिटेटिव चेंजेस इन कॉन्शियसनेस। क्वालिटेटिव चेंजेस में क्या होता है कि कुछ जो क्वांटिटेटिव डिफरेंट अल्ट्रेशन फ्रॉम ऑफ कॉन्शियसनेस आर कन्फ्यूजन, डिलीरियम, सोमुलेंस, ट्वाइलाइट स्टेट, ऑटो। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जबकि पेशेंट, ठीक है, उसके वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस नहीं हुआ है, ठीक है, उसके क्वालिटी में चेंज नहीं आया है, सॉरी उसके क्वांटिटी में चेंज नहीं आया, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हम क्वांटिटी के बारे में देख रहे थे कि ये सबसे ज़्यादा अलर्ट है, फिर उससे कम अलर्ट में आ गया क्लाउडीनेस, उससे कम अलर्ट में आ गया ड्राउजीनेस, और फिर बिल्कुल ही अलर्ट नहीं है, तो ये हो गया एक तरह से इसका क्वांटिटी के बारे में कि कितना ज़्यादा अलर्ट है। पर कोई पेशेंट है वो भी इतना ही अलर्ट है, ठीक है, उसकी अलर्टनेस का स्टेट इतना ही है, अगर हम नापें एक तरह से तो सारा इतना ही अलर्ट है, पर इसके क्वालिटी में चेंज आ गया कि एक कोई अलर्ट है पेशेंट बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसको सब कुछ फील हो रहा है, पर वो कन्फ्यूज है। तो अलर्ट तो पूरी तरह से है पर उसका क्वालिटी नहीं है अलर्टनेस वाला, उसकी क्वालिटी में चेंज आ गया। तो उस तरह की क्वालिटी में चेंज आने वाले भी हम लोग चेंजेस पढ़ने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है कन्फ्यूजन, ठीक है। कन्फ्यूजन में क्या होता है कि पेशेंट अलर्ट तो है, सब कुछ उसको फील हो रहा है, वो जगह भी है, सो भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो सही से सोच नहीं पा रहा, वो डिसओरिएंटेड है टाइम को लेके, प्लेस के लेके, पर्सन को लेके। तो वो कुछ उसको पता ही नहीं चल रहा है कि हम कहाँ हैं, कौन सी जगह पे हैं, हम हैं कौन, एक चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही। फिर आता है दूसरा डिलीरियम। डिलीरियम क्या स्टेट होता है कि इसमें इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस हो जाती है, ठीक है, और ये कॉग्निटिवली जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है इसका। फिर सोमिलेंस जो होता है, सोमिलेंस में क्या होता है कि उसमें डे टाइम स्लीपीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, कि दिन में बहुत ज़्यादा उसको नींद आती है। फिर ट्वाइलाइट स्टेट क्या होता है, ट्वाइलाइट स्टेट में क्या होता है कि जो उसका अवेयरनेस होता है वो बहुत ज़्यादा अल्टर हो जाता है, उसको कुछ याद ही नहीं रहता, उसने कोई चीज़ें कर ली, कोई एक्टिविटी उसने किया और उसके बाद फिर वो भूल जाता है कि उसको पता ही नहीं चला कि मैंने क्या किया। फिर होता है ऑटोमेटिज्म। ऑटोमेटिज्म में क्या होता है कि रिपीटेटिव स्टीरियोटाइप बिहेवियर को बार बार रिपीट करता है, जिसके बारे में उसको पता तक नहीं रहता, ठीक है। स्टीरियोटाइप बिहेवियर मतलब कि बार बार रिपीट करने वाला जो बिहेवियर होता है, इसका कोई मतलब नहीं है बिहेवियर का, मतलब वो जैसे कोई है अपने कुछ भी कर रहा है, मतलब कि कोई अपना हाथ के स्लीव को बार बार रोल कर रहा है, क्यों कर रहा है उसको पता नहीं, बस कर रहा है कर रहा है कर रहा है। तो उस तरह की चीज़ें ऑटोमेटिज्म, मतलब कि ऑटोमेटिक चीज़ें कर रहा होता है, उसके बारे में उसको अवेयर तक नहीं होता कि वो ये चीज़ें कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्वालिटेटिव चेंजेस में आती है, ठीक है, कि जो अलर्टनेस का क्वालिटी है वो चेंज हो गया, और जो ऊपर वाली चीज़ें थी ये क्वांटिटेटिव चीज़ में आ रही थी कि उसका जो क्वांटिटी है अलर्टनेस का वो कम हो जा रहा है। फिर जो अगला है हमारा वो है फ्यूगे एंड डिसोसिएशन। फ्यूगे और डिसोसिएशन में क्या होता है कि एक पेशेंट है वो जो है ना वो कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि वो पेशेंट है कौन, उसको अपनी प्रीवियस लाइफ का जो प्रीवियस आइडेंटिटी है उसके बारे में, या फिर जो पहले क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता, उसको याद ही नहीं है कोई चीज़। तो वो समझ नहीं आता उसको कि वो कौन है, वो खुद ही पूछ रहा होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें जो होती है
और जो डिसोसिएशन भी होती है ये भी उसी तरह की होती है चीज़ें, ठीक है, दोनों लगभग सेम ही है। तो इसमें भी वही चीज़ होती है कि पेशेंट हैज़ ए मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड टेंड्स टू वंडर अवे फ्रॉम नॉर्मल सराउंडिंग्स। बोथ डिसोसिएशन एंड फ्यूगे रिजेंबल्स स्टेट ऑफ अलर्टनेस ऑफ कॉन्शियसनेस बट हैव नो ट्रू ऑर्गेनिक डिसफंक्शन। तो ये चीज़ें तो हो रही होती है, उसके जो कॉन्शियसनेस है उसमें अल्ट्रेशन तो आया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन उसमें कोई ऑर्गेनिक डिसफंक्शन नहीं हुआ है। तो मतलब ये एक तरह से रिवर्सिबल है, ये फिर से उसको अगर याद आ जाएगा तो वो फिर से समझ जाएगा कि हाँ कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। तो इसको मतलब ऑर्गेनिक डिसफंक्शन नहीं हुआ है, तो मतलब कि उसके दिमाग में कुछ चोट नहीं लगा है और हम उसको समझाएंगे तो वो उसको याद आ सकता है। फिर जो अगला होता है हमारा वो है स्टूपर। स्टूपर में क्या होता है, जब स्नेहा आगे बढ़ रही थी उसने देखा कि एक पेशेंट है, वो क्या है कि दीवार की तरफ ये कहीं पे भी अपने बेड पे बैठा हुआ है, ठीक है, और सीधा बैठा हुआ है, आंखें खुली हुई है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और बिल्कुल ही मतलब कि चुपचाप है, शांत है, बिना ना हिल डुल भी नहीं रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है, आंखें खुली हुई है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है उसको बोलते हैं स्टूपर। इसमें क्या होता है कि पेशेंट सिर्फ बैठा रहता है, वो कॉन्शियस है पर अनरिस्पॉन्सिव है, यानी कि वो कॉन्शियस है, हम उसको फील टच करेंगे तो उसको फील होगा, कुछ बोलेंगे तो उसके कान में आवाज़ भी जा रहा है, पर वो अनरिस्पॉन्सिव है, मतलब वो किसी चीज़ों को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। और ये किस में पेशेंट में देखा जाता है, ये कैटाटोनिया वाले पेशेंट में ये देखा जाता है। कैटाटोनिया वाले पेशेंट क्या होते हैं कि एक तरह से समझ लो जैसे कि बिल्ली अपने शिकार को देखने के लिए क्या करती है कि वो रुक जाती है, देखते रहती है, बिल्कुल भी नहीं हिलती। तो उसी तरह की चीज़ें होती है कि इसमें बिल्कुल वो बिल्कुल ही हिलता नहीं है। और डिप्रेशन वाले पेशेंट में, जैसे आप डिप्रेशन वाले कोई देखोगे पेशेंट को, तो वो क्या होता है कि बैठता है, उसका मोशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, हिलता डुलता नहीं है, बस एक ही कोने पकड़ के बैठ जाएगा, बैठा ही रहेगा। तो उस तरह के पेशेंट में ये देखने को मिलता है, स्टूपर इसको बोलता है, जिसमें कि पेशेंट बैठा है, वो कॉन्शियस है पर वो रिस्पॉन्स नहीं देता। जब उसने यहाँ आगे बढ़ रही थी तो उसने देखा कि एक पेशेंट है, ठीक है, वो बैठा हुआ है, स्नेहा उसके पास गई, उसने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा, तो जब वो आंसर दे रहा था तो स्नेहा ने नोटिस किया कि वो बार बार जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है आंसर को देख के, मतलब कि कोई कहीं आवाज़ कर रहा है, कोई कुछ और चीज़, जैसे कि हम लोग भी बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसपास में हो रही होती है, कहीं कोई कुछ हो रहा है, किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, कहीं कुत्ता भौंक रहा है, कहीं कोई चिड़िया चूँ चूँ कर रही है, कहीं कोई हो सकता है कोई गिर गया, ऐसे इस तरह की चीज़ें। तो बहुत दूर से कुछ कुछ छोटी छोटी आवाज़ आती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने काम पे ध्यान दे रहे होते हैं और हम अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। पर जो जिसको डिसऑर्डर हो जाता है ना इस तरह का अटेंशन का और कंसंट्रेशन का, वो क्या होता है कि वो सही से डिसऑर्डर, मतलब कि अपना माइंड एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, ठीक है। अटेंशन का क्या मतलब होता है कि अटेंशन इज फोकसिंग द माइंड ऑन वन ऑब्जेक्ट, और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन इज सस्टेनिंग दैट फोकस। तो जो हमने अटेंशन में जो फोकस किया था उसको सस्टेन करना, यानी कि बना के रखना, वो होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो जिस पेशेंट में ऐसा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना, वो बार बार हर छोटी छोटी चीज़ों को लेके डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ कि अटेंशन refers to the persistence, concentration refers to the persistence of attention और to the same stimulus, और फोकस्ड अटेंशन को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन, और अटेंशन इज द फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो एक जगह पे हम अपना कॉन्शियसनेस लाते हैं तो उसको अटेंशन बोलते हैं, और जब हम फोकस करके रखते हैं अटेंशन को उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है कि इनएबिलिटी टू सेट इररिलेवेंट स्टिमुलस, यानी कि जो हम फालतू की चीज़ों को इग्नोर करते हैं ना, ये पेशेंट फालतू की चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पाता, वो सारी चीज़ों पर ध्यान देता है। तो इसके क्या वजह से क्या होता है कि ये कोई एक काम कर ही नहीं पाता और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते रहता है। तो ये चीज़ें हो जाती है इसके अंदर। फिर जब आगे जब बढ़ती है स्नेहा, तो उसको ना एक पेशेंट दिखता है जो कि खुद ही चिल्ला रहा है कि मैं कौन हूँ, आज कौन सा दिन है, ये सारी चीज़ें। तो स्नेहा को पता चलता है कि ये जो है ना, ये इंसान, इसको पता नहीं चल रहा कि ये दिन है, रात है, क्या है, कौन सी जगह पे है, इसका नाम क्या है। इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन का डिसऑर्डर होना, ठीक है। वो पेशेंट ओरिएंटेशन है ही नहीं उसके अंदर, उस पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो वो अपने खुद के बारे में, अपने सराउंडिंग्स के बारे में, अपने टाइम प्लेस और पर्सन, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी उसको पता नहीं है। ये बहुत ज़्यादा जो है ये किस में देखने को मिलता है कि ये ऑर्गेनिक कंडीशंस में देखने को मिलता है, ठीक है।
और ये फ्लक्चुएट होते रहता है। कभी पेशेंट चुप हो जाएगा, उसको याद आ जाएगा सब कुछ, तो फिर कभी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। और ये कब, जैसे कि अगर किसी को ओरिएंटेशन हुआ है, ठीक है, ओरिएंटेशन का डिसऑर्डर, तो सबसे पहले क्या होगा, वो भूलेगा सबसे पहले टाइम के बारे में, कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा टाइम है। फिर वो भूलेगा वो प्लेस के बारे में कि कौन सी जगह पे है, और फिर वो खुद के बारे में भी भूल जाएगा, यानी कि पर्सन के बारे में। तो इस तरह से चीज़ें प्रोग्रेस करती है। ठीक है, कोई बीमारी है, शुरुआत हुई है, सबसे पहले वो टाइम बोलना शुरू करेगा, फिर वो प्लेस को भूलना भी शुरू कर देगा, कौन सी जगह पे है, फिर वो इंसानों को ही बोलना लगेगा। तो ये चीज़ें होती है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ने पे एक पेशेंट मिलता है स्नेहा को, ठीक है। वो पेशेंट क्या कर रहा होता है कि वो कुछ चीज़ों के लिए खुद से स्टेप लेता ही नहीं। वो ना खुद से खाना खाने के बारे में बोलता है, ना खुद से कोई बात करता है, मतलब कुछ भी वो शुरुआत नहीं करता है, ठीक है। और जो कुछ खुद से शुरुआत करने की चीज़ होती है उसी को हम बोलते हैं कि वॉलेटिनेशन, ठीक है। वॉलेटेशन का क्या मतलब होता है? वॉलेटेशन इज द विलफुल इनिशिएशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ वंस बिहेवियर। तो वॉलेटेशन का मतलब होता है विलफुल, यानी कि एक पर्सन खुद की मर्जी से इनिशिएट करता है चीज़ों को, ठीक है, और कंट्रोल करता है अपना बिहेवियर, ठीक है। जिसमें ये डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, वो खुद से कुछ चीज़ें कर ही नहीं कर पाता, ठीक है। उसका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, और ज़्यादातर ये देखने को मिलता है सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में, ठीक है, जिसमें कि वो ना मूव करता है, ना ही कुछ बोलता है, बस सीधा चुपचाप बैठा रहता है। तो ये सारी चीज़ें जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे सिजोफ्रेनिया किसी को बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो उसके केसेस ऐसा देखने को मिलता है, जिससे कि वो मतलब उसको चलने की भी इच्छा तक नहीं होती, वो उठ के चलता तक नहीं है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है वॉलिटेशनल डिस्टर्बेंसेस के अंदर, जिसमें कि उसका जो विल है, यानी कि उसकी जो इच्छा है और उसका जो मोटिवेशन है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इससे वो कुछ भी नहीं करता। फिर जो अगला हमारा डिसऑर्डर होगा वो है मोटर एक्टिविटी के बारे में। मोटर एक्टिविटी के बारे में तो हम लोग आसानी से अच्छे से जान सकते हैं। मोटर एक्टिविटी मतलब चलना फिरना। एक पेशेंट मिला जो कि बहुत ज़्यादा उछल कूद रहा है, डांस कर रहा है, रन कर रहा है, वो मेनिया का पेशेंट है, ठीक है। मेनिया में क्या होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे डिप्रेशन में एनर्जी बहुत कम होती है ना, तो डिप्रेशन का उल्टा होता है मेनिया, ठीक है। तो वो डांस कर रहा है, बहुत ज़्यादा रन कर रहा है, तो उसको बोलेंगे इंक्रीज एक्टिविटी लेवल, जिसको कि हम लोग हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं। ये एक्टिविटी जो है या तो वो गोल ओरिएंटेड हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, उसका कोई पर्पस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और हाइपर एक्टिविटी के अंदर हम लोग अलग अलग चीज़ें देखें। सबसे पहले आता है रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस का मतलब होता है कि उसको शांत रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बहुत ज़्यादा वो अनईजी हो जाता है शांत रहने में। फिर होता है एजिटेशन। एजिटेशन क्या होता है कि जब रेस्टलेसनेस के साथ साथ एंजाइटी भी हो जाए और डिप्रेशन हो जाए, या तो एंजाइटी या डिप्रेशन हो जाए, तो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एजिटेशन। और ये कौन कौन से कंडीशन में देखने को मिलता है, जिसमें कि ऑर्गेनिक और फंक्शनल दोनों में देखने को मिलता है। जैसे कि डिमेंशिया में, या एपिलेप्सी में, ये डिप्रेशन में, ये सिजोफ्रेनिया में, इन सारे केसेस में लगभग एजिटेशन देखने को मिलता है। फिर होता है हमारा अगला एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट तो सबको पता है कि एक इमोशनली बहुत ज़्यादा अराउज रहता है पर्सन, मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा चार्ज रहता है, एक तरह से बोल सकते हैं हम। और जिसमें क्या होता है कि वो हाइपर एक्टिविटी, सोनज, एक्सेलरेटेड स्पीच, यानी कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। जब पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है तो कैसे बोलता है, उसी तरह की चीज़ है। उसका मोटर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर इसी का उल्टा होता है डिक्रीज एक्टिविटी, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में क्या होता है कि पेशेंट कुछ भी नहीं कर रहा। जैसे मान लो डिप्रेशन का पेशेंट है एक तरह से, जैसे उसमें मेनिया के पेशेंट में हम लोग देखे तो मेनिया का पेशेंट है, बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहा है, इधर उधर नाच गा रहा है। ये पेशेंट है जो कि कुछ भी नहीं कर रहा। ये भी सिजोफ्रेनिया में देखने, सिजोफ्रेनिया बहुत बड़ा बीमारी है, इसमें बहुत तरह के सिम्टम और हर पर्सन टू पर्सन अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इसमें डिप्रेशन में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि वो कुछ करता ही नहीं, बस बैठा रहता है। इसका एक्सट्रीम फॉर्म अगर हम देखें
तो वो होता है एकाइनेसिया। काइनेसिया का मतलब होता है मूव करना, एकाइनेसिया का मतलब होता है बिल्कुल ही मूव करना, बिल्कुल ही मूव नहीं करना, यानी कि लैक ऑफ मूवमेंट। म्यूटिज्म मतलब कि म्यूट हो गया है, पूरा चुप हो गया है। नॉन रिस्पॉन्सिवनेस टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ भी कर दो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। फिर है हमारा क्वालिटेटिव डिस्टर्बेंस इन मूवमेंट। तो क्वालिटेटिव डिस्टर्बेंस में क्या होता है कि सबसे पहले आता है टिक्स। टिक्स क्या होता है कि किसी एक मूवमेंट को बार बार रिपीट करना। जैसे कि कोई पर्सन है, उसका एक जो मसल है वो बहुत ज़्यादा ट्विच कर रहा है। ट्विच का मतलब होता है अचानक से मूव होना। तो इससे क्या होता है, किसी का आंख देखोगे, आपकी आंख बहुत ज़्यादा ब्लिंक करते रहता है, बहुत ज़्यादा ब्लिंक करेगा वो। या फिर कोई अगर किसी के डायफ्राम में अगर स्टिक्स वगैरह हुआ है तो उससे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा एक अलग तरह का साउंड निकालेगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, मतलब कि कोई गला गला साफ करने वाला जो साउंड निकलता है, उस तरह का साउंड निकालेगा। और वो बहुत ज़्यादा निकलता है, मतलब कि बिना किसी चीज़ के वो बार बार रिपीट कर रहा होता है उस मूवमेंट को, ठीक है। या फिर किसी का जो शोल्डर सगरिंग होता है, शोल्डर सगरिंग में क्या होता है कि वो अपना कंधा बार बार ऐसे उचकाता है, जो कंधा उचकाना बोलते हैं ना, कि आगे करके पीछे करेगा, आगे करके पीछे, और ये बार बार कर रहा होता है। इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं टिक्स, ठीक है। टिक्स के अंदर ही एक चीज़ होती है टॉरेट्स जो है सिंड्रोम, जिसको कि हम लोग बोलते हैं गिलेस डे टॉरेट्स सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब आपको समझ में आया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये ऐसा चीज़ होता है जिसमें कि हमें टिक्स तो दिखता ही है, ठीक है, उसके साथ साथ हमें वोकलाइजेशन भी दिखता है, मतलब कि वो एक कोई एक वर्ड होता है जिसको वो बार बार बोल रहा होता है। और ये एक ही वर्ड को अगर बार बार कोई बोले तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कोप्रोलालिया, ठीक है। और भी हम बोलने का जो डिसऑर्डर है वो देखेंगे अभी, पर जो एक ही वर्ड को बार बार बोल रहा होता है ना, उसको बोलेंगे कोप्रोलालिया। और ये मूवमेंट के साथ साथ वर्ड्स को भी रिपीट करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इसको जीटीएस या फिर गिलेस डे टॉरेट सिंड्रोम। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फिर जो अगला है हमारा वो है मैनरिज्म। मैनरिज्म का क्या मतलब होता है, ये इसमें एक मूवमेंट होता है, ठीक है, एक मूवमेंट जो कि वो पर्पसलेस मूवमेंट होता है, मतलब उसका कोई पर्पस नहीं होता, ठीक है, और वो बार बार उस मूवमेंट को कर रहा होता है। तो ये ज़्यादातर देखने को मिलता है सिजोफ्रेनिया में, ठीक है। अगर आपको बीमारी आप देख रहे हो, अगर आपको किसी बीमारी का एग्जांपल देना है कि ये किस में देखने को मिलता है, तो आप सिजोफ्रेनिया लिख सकते हो। 90% जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता ही है। तो मैनरिज्म भी होता है, ये एक तरह का एक्टिविटी होता है और इसका कोई मूवमेंट पर्पस नहीं होता है, बिना किसी पर्पस के कोई भी एक्टिविटी कर रहा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग मैनरिज्म। फिर जो अगला है वो है हमारा ट्रिमर्स। ट्रिमर्स का आपने नाम सुना देखा भी होगा, किसी किसी को बोलते हैं कि ट्रिमर्स आ रहा है, तो उसको क्या होता है कि उसका हाथ, जैसे कि हाथ बहुत ज़्यादा उंगलियां फड़फड़ा रही होती है, हिल रहा होता है, उसको कंट्रोल नहीं हो रहा होता। ये होता क्यों है, क्योंकि इसमें दो मसल्स जो होते हैं, एक तो होता है एगोनिस्ट और एक होता है एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब होता है किसी मूवमेंट को करवाने वाला, कि जैसे कि हाथ है, ठीक है, हैंड, इसका जो फिंगर्स है उसको मुट्ठी बंद करनी है हमें, हाथ बंद करना है, तो इसमें एक मसल काम करेगा, उस मसल को बोलेंगे हम एगोनिस्ट मसल, AGONIST, एगोनिस्ट मसल। फिर इसी हाथ का जो मुट्ठी है उसको खोलने के लिए एक मसल काम करेगा, जिसको बोलेंगे हम एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्यों, क्योंकि ये हाथ बंद करने के लिए जो बोल रहा है तो इसको एगोनिस्ट बोलेंगे, जिसको खोलने के लिए बोलेंगे उसको एंटागोनिस्ट। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहा है, एक बंद कर रहा है एक खोल रहा है। दोनों मसल अगर एक ही टाइम पे काम करने लगे तो क्या होगा, तो उसके हाथ में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगेगा, कभी बंद होगा कभी खुलेगा, हल्का सा बंद होगा हल्का खुलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिमर्स, ठीक है। ये एक रिदमिक ऑसिलेटरी मूवमेंट होता है, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स ए सिंगल ग्रुप ऑफ मसल बट कंपाउंड ट्रिमर्स सेवरल ग्रुप ऑफ मसल। मतलब कि ये एक ग्रुप ऑफ मसल, यानी कि हाथ के में अगर हो रहा है सिर्फ तो हाथ में भी हो सकता है, और ये बहुत सारे मसल ग्रुप को एक साथ टारगेट कर सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन के जो पोस्चर है, उसके मूवमेंट है, ये किसी भी एक टास्क को लेकर हो सकता है। तो ट्रिमर्स का मतलब आपको समझ में आ गया, यही होता है कि रिदमिक शेकिंग होता है, मतलब कि रिदम के साथ साथ शेक हो रहा होता है, हाथ बहुत ज़्यादा थरथरा हो रहा होता है, थरथराना एक तरह से आप हिंदी में समझ सकते हैं उसको, ये होता है ट्रिमर्स। फिर जो अगला है वो है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है
कि ये रिपीटेटिव मूवमेंट होता है सबसे पहले तो, और ये नॉन पर्पसफुल एक्ट होता है, ठीक है। इट इज़ ए रिपीटेटिव मूवमेंट एंड नॉन पर्पसफुल मूवमेंट विच इज़ कैरिड आउट बाय यूनिफॉर्मली इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। बाहर से कोई स्टिमुलस नहीं रहता, बिना पर्पस का कोई मूवमेंट हो रहा है और रिपीटेटिव मूवमेंट है, ठीक है। फिर होता है प्रिजर्वेरेंस। प्रिजर्वेरेंस क्या होता है कि किसी एक्शन को रोक नहीं पाना, यानी कि इट इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी इवन बियॉन्ड द फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस। कोई सी काम को करने के लिए कोई पर्सन ने कोई हरकत की, वो काम का पर्पस पूरा हो गया, फिर भी वो चीज़ें वो कर ही रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रिजर्वेरेंस। मतलब मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसने गेट को बंद करने के लिए, या फिर उसने कोई स्विच है, ठीक है, उसने कोई स्विच को बंद करने के लिए बटन दबाया। अब वो बटन दब चुका है, स्विच बंद हो चुका है, बार बार फिर भी उसको दबा रहा है। इसको बोलते हैं प्रिजर्वेरेंस, ठीक है। वो किसी गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी करने के लिए उसने किया, बियॉन्ड द फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस, पर्पस फुलफिल हो गया है, फिर भी वो करते जा रहा है और उसको खुद को वो रोक नहीं सकता इस चीज़ों को, उसको बोलते हैं प्रिजर्वेरेंस। इट इज़ ए कॉमन फीचर ऑफ फ्रंटल लोब डिसफंक्शन। जो फ्रंटल लोब होता है, सर के आगे वाला जो पार्ट होता है ना, उसको फ्रंटल लोब बोलते हैं। उसके जो उसमें अगर कुछ डिसफंक्शन होता है तो ये चीज़ें देखने को मिलती है, और कॉमनली एसोसिएटेड विथ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज ऑटिज्म वगैरह बीमारी में ये देखने को मिलता है, ओसीडी वगैरह बीमारी में देखने को मिलता है। अब ओसीडी वगैरह जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, किसी ने अपना हाथ साफ करने के लिए हाथ धोया और बार बार वो हाथ धोए जा रहा है, जबकि हाथ साफ हो चुका है उसका, उसको बोलते हैं प्रिजर्वेरेंस। फिर होता है नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म में क्या होता है कि रेसिस्टेंस टू ऑल पैसिव मूवमेंट। अगर कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, उसने किसी पेशेंट को एक चीज़ बोली कि हाँ तुम ये करो, वो उसको तो पक्का नहीं करेगा। वो बोलेगा बैठो तो पक्का नहीं बैठेगा, बोलेगा उठो तो उठेगा ही नहीं, तो उसको बोलता है नेगेटिविज्म। फिर होता है ओबीडियंस, ऑटोमेटिक ओबीडियंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा हो जाता है। ऑटोमेटिक ओबीडियंस में आंख बंद करके वो फॉलो करेगा, उसको कुछ भी बोल दो। कोई पेशेंट ने उसको गलती से बोल दिया, कोई किसी ने कि हाँ दौड़ो तुम जाके, अब वो दौड़ते ही जा रहा है। मतलब कुछ भी, उसको कुछ भी बोल दो वो करने लगेगा बिना कुछ सोच समझे, ठीक है। उसको बोलो कि एक पैर पे खड़े हो जाओ, दूसरा पैर भी उठा लो, उठा लेगा वो। उसको पता है गिर जाएगा, नॉर्मल आदमी को बोलोगे नहीं उठाएगा, पर वो कर लेगा। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक ओबीडियंस। लाइक तो वो क्या होता है कि कंप्लायंस ऑफ एग्जामिनर्स कमांड लाइक ऑटोमेशन, ऑटोमेशन की तरह वो कर रहा होता है पूरा। फिर होता है डिस्टर्बेंस ऑफ पोस्चर एंड एक्सप्रेशन, कि पोस्चर और एक्सप्रेशंस के बारे में क्या डिस्टर्बेंस हो सकता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो एक पेशेंट है जो कि अप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट और बिजार पोजीशन में बॉडी को ले आया है। मतलब कि उसने क्या किया है कि अपना हाथ ऊपर कर लिया है और वैसे ही खड़ा है घंटों तक। दूसरा है कि एक पेशेंट है, उसने क्या किया कि अपना वो सोया, लेटा, और उसने अपना सर जो है वो ऐसे करके ऊपर रखा है, यहाँ पे कुछ है भी नहीं, फिर वो अपना पैर सर ऐसे करके ऊपर रखा है, जैसे उसको लग रहा है कि उसके सर के नीचे तकिया है, पिल्लो है, पर वो है ही नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल पिल्लो। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, फिर भी वो अपना सर ऊपर करके रखा है, ऐसे ही सोया है। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। पोस्चर या फिर एक्सप्रेशन का जो होता है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो जिसको कि हम लोग साइकोलॉजिकल पिल्लो ही बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें वही आपने बताया, यहाँ पर डिस्कस किया कि हेड को ऊपर करके रखा है और उसी पोस्चर को मेंटेन करके रखा है। फिर जो अगला है वो है मोटर स्पीच का डिस्टर्बेंस। और स्पीच के डिस्टर्बेंस में क्या होता है कि एक वर्ड जो है, वो कोई पेशेंट होता है, वो क्या होता है कि हमने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा कि तुमने खाना खा लिया, तो वो बोलेगा कि हाँ मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया। एक ही तरह से वो उसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोलेलिया। पैरेलेलिया इज वेरिएंट ऑफ इकोलेलिया
वेयर ओनली द लास्ट वर्ड ऑफ सिलेबल रिपीटेड। ठीक है, तो एकुलेलिया में क्या होता है कि वो पर्सन जो है एक ही वर्ड को बार बार जो लास्ट वर्ड है उसको रिपीट करते जा रहा है। मैंने खाना खा लिया है, ऐसे रिपीट करते जा रहा है। और फिर पहले ले लिया क्या होता है कि वो लास्ट का जो सिर्फ जो साउंड होता है ना उसको रिपीट कर रहा होता है। जैसे कि उसे पूछो कि मैं तुमने खाना खा लिया, तो वो बोलेगा हाँ मैंने खाना खा लिया, या ऐसे लास्ट वाला सिर्फ साउंड रिपीट करते जा रहा है, तो उसको बोलते हैं पहली ले लिया। ठीक है, तो ले लिया वाला जहाँ पे भी वर्ड आ रहा है ना, तो समझ लेना कि वो स्पीच से रिलेटेड है। हमने इससे पहले भी ले लिया वाला एक वर्ड पढ़ा था जो कि वो कस वर्ड को रिपीट कर रहा था, बार बार किसी बात को बोल बोल के रिपीट कर रहा था। और फिर इक्वलेलिया में लास्ट वर्ड को रिपीट करता है और पहले लेलिया में लास्ट वाला साउंड को सिर्फ रिपीट करता है। फिर होता है हमारा डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन के डिसऑर्डर्स में क्या होता है, सबसे पहले परसेप्शन क्या होता है। परसेप्शन का मतलब होता है कि हमने जो भी चीज़ें सेंसरी डाटा हमने ली, हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, उससे हम जो भी सेंसरी ऑर्गन से हमने डाटा ली उसको मीनिंगफुली हम ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, उसका कुछ मीनिंग निकाल पाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग परसेप्शन। परसेप्शन में क्या होता है कि 4 टाइप के होते हैं एनोमलीज, मतलब 4 तरह की गड़बड़ी हो सकती है। सबसे पहला होता है सेंसरी डिस्टॉर्टेशन, फिर होता है सेंसरी डिसेप्शन, यानी कि इसको हम लोग फाल्स परसेप्शन भी बोलते हैं। फिर होता है परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस, और फिर परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी इमेज। तो सबसे पहला क्या था हमारा सेंसरी डिस्टॉर्टेशन। सेंसरी डिस्टॉर्टेशन में क्या होता है कि कोई साउंड है, ठीक है, वो हमें जो पेशेंट होती है उसको ज़्यादा लाउडर सुनाई देती है और उसका लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा उसको तीखा दिखाई देती है। मतलब कि अगर कोई हल्की भी लाइट है ना तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा लगेगा कि वो उसको तीखा लगेगा उसकी आँख में कि बहुत ज़्यादा लाइट है। कोई साउंड हम उसको धीरे से ही बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इन्वॉल्वमेंट चेंज इन इंटेंसिटी एंड क्वालिटी, तो उसकी इंटेंसिटी और क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या लिखा हुआ है कि हाइपरथेसिया में क्या होता है कि सेंसेशन बिकम मोर इंटेंस एंड विविड, जिसमें कि साउंड जो है बहुत ज़्यादा लाउडर दिखाई देता है और जो लाइट है बहुत ज़्यादा कलर जो है उसको बहुत ज़्यादा ब्राइटर दिखाई देती है, इतना कि ज़्यादा कि उसको दर्द होने लगता है। ठीक है, और ये तो किस में था, हाइपरथेसिया में। और वही फिर उल्टा, इसका उल्टा होगा हाइपोथेसिया। हाइपोथेसिया में क्या होता है कि चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा कम दिखाई देती है, उसको बहुत ज़्यादा लाइट भी रहेगा तो उसको कम दिखाई देगा, बहुत चिल्ला के भी बोलेंगे तो कम सुनाई देगा। फिर आता है हमारा सेंसरी डिसेप्शन। ये तो हमने पहला देख लिया कि परसेप्शन के बारे में, सेंसरी डिस्टॉर्टेशन के बारे में देख लिया। फिर हम सेंसरी डिसेप्शन के बारे में देखते हैं। सेंसरी डिसेप्शन में क्या होता है कि वो एक पेशेंट जो है उसमें 2 चीज़ें आती है। सबसे पहले आता है इल्यूजन, फिर होता है हेलुसिनेशन। इल्यूजन और हेलुसिनेशन में क्या होता है कि एक, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एक पेशेंट है, उसको एक रस्सी दिखी और उसने उसको देख के बोलने लगा कि सांप है, उसने स्नेक देख लिया, तो मतलब एक रस्सी थी उसको उसने स्नेक समझ लिया, तो उसको बोलते हैं इल्यूजन। मतलब कोई चीज़ थी, कोई स्टिमुलस था और उसने उसको गलत समझा तो उसको बोलेंगे इल्यूजन। फिर एक होता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में क्या होता है कि कोई चीज़ होती ही नहीं है, कुछ है भी नहीं और पेशेंट बोल रहा है कि वहाँ पे एक इंसान है, तो इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। मतलब कुछ नहीं होने से हमें दिखने लगता है, वो सिर्फ दिमाग के अंदर होता है तो वो होता है हेलुसिनेशन। और कुछ चीज़ होता है, कोई चीज़, और उसको गलत समझ लिया जाता है तो उसको बोलते हैं इल्यूजन। यानी कि इल्यूजन क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन होता है। और फिर हेलुसिनेशन क्या होता है कि फॉल्स परसेप्शन होता है कि मतलब कुछ भी नहीं है और उसको फॉल्सली देख लिया गया। और जो हेलुसिनेशन वो अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है विजुअल हेलुसिनेशन, जिसमें कि लोगों को ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर जो होता है दूसरा होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी जो है ये मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन है, मोस्ट कॉमन है, जिसमें कि जो पेशेंट है वो बोल रहा होता है कि हमको कोई कमांड दे रहा है, कोई हमको बोल रहा है कि ये करो वो करो, इसलिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये कॉमनली लोग बोलते हैं। ऑडिटरी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, लोगों को ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है जो कि एक्चुअली में होती ही नहीं है। फिर होता है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी में क्या होता है कि हमें कुछ स्मेल आती है जो कि फॉल्स परसेप्शन होता है, मतलब कि कोई चीज़ है भी नहीं है हमें और किसी किसी को स्मेल आती है। और मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि ये देखने को मिलता है ये ऑल्फैक्टरी वाला भी, जिसमें कि उसको कुछ जले की स्मेल आती है, कुछ सड़े हुए चीज़ की स्मेल आती है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। फिर जो होता है गस्टेटरी। गस्टेटरी में क्या होता है कि उसको टेस्ट आता है किसी चीज़ का,
उसने कुछ खाया भी नहीं है और उसको टेस्ट आता है। इसमें कि जो कॉमन होता है वो होता है मेटालिक टेस्ट, कि मतलब बहुत कड़वा सा टेस्ट आता है, जो वो गस्टेटरी हेलुसिनेशन हो गया। फिर होता है टैक्टाइल। टैक्टाइल को हैप्टिक हेलुसिनेशन बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग कुछ टच फील होता है, उसको लगता है कि मेरी स्किन के अंदर कुछ कीड़े चल रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें उसको जब सुनाई देती है। ये फिर बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा होता है ना कि एम्पूटेटेड लिम्स के बारे में, जिसको कि हम लोग फैंटम लिम्ब भी बोलते हैं, कि उसको दर्द होता है पैर में, किसी का पैर है भी नहीं उसको पैर में दर्द हो। ये कॉमनली जो देखें उसमें देखने को मिलता है इसका कि रिसेंटली एम्पूटेशन हुआ है। एम्पूटेशन का मतलब होता है काटना, जैसे किसी का हाथ है उसको काटा गया है, ठीक है, यहाँ से काट के अलग कर दिया गया है। अब वो बोलेगा कि मेरे फिंगर्स में दर्द हो रहा है, जबकि उसको फिंगर्स है ही नहीं, उसको बोलता है फैंटम पेन, और उसी को बोलते हैं टैक्टाइल हेलुसिनेशन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। फिर जो अगला है वो है परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो टाइम, उसको लगता है कि समय रुक गया है, ठीक है। और ऐसा मोस्ट कॉमनली जो है डिप्रेशन वाले पेशेंट को देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है डिप्रेस्ड पेशेंट ऑफन रिपोर्ट दैट टाइम इज स्टैंडिंग स्टिल, मतलब उसके लिए टाइम रुक गया है। मैनिया वाले पेशेंट के लिए टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो उड़ रहा है, ठीक है। मैनिया वाला पेशेंट जो है उसी में रहता है। फिर जो ऑब्जेक्ट जो है कोई चीज़, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट बीइंग नियरर एंड लार्जर, तो किसी चीज़ को वो देखता है, वो बोलता है कि वो मेरे नज़दीक है बहुत ज़्यादा, जबकि वो उतना ज़्यादा नज़दीक रहता भी नहीं है, और वो बहुत बड़ा बता रहा होता है चीज़ों को। और कोई चीज़ को बोल रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा छोटा है, जबकि एक्चुअली में इतना नहीं है, तो उसको बोलते हैं माइक्रोपेसिया या फिर माइक्रोपेसिया। और ये भी सिजिफरेनिया वाले पेशेंट में देखने को मिलता है, एपिलेप्सी वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। फिर होता है परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस इन बॉडी इमेज। बॉडी इमेज की डिस्टर्बेंस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट अपनी बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करता है, जिसमें कि डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस लाइक राइट लेफ्ट डिस्टोरेशन, इसको कि हम लोग एनोसोग्नेसिस बोलते हैं। इग्नोरिंग द प्रेजेंस ऑफ एन इलनेस लाइक पैरालिसिस एंड ऑटोपेग्नोसिस, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑन बॉडी पार्ट, वो अपने खुद के ही बॉडी पार्ट को नहीं पहचान पा रहा होता, तो उसको बोलते हैं बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस उसमें हो जाता है, इसमें कि खुद के ही बॉडी पार्ट को नहीं पहचान पाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है। फिर होता है डिसऑर्डर्स ऑफ मूड। डिसऑर्डर्स ऑफ मूड की अगर बात करें तो जो अफेक्शन होता है, ठीक है, वो तो एक इमोशन है। मूड जो होता है वो क्या होता है, एक सस्टेंड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अफेक्ट सस्टेंड फॉर ए लॉन्गर टाइम इज कॉल्ड मूड, ये कोई एक फीलिंग है, ठीक है, वो फीलिंग अगर लंबे टाइम तक रहती है उसको हम लोग मूड बोलते हैं, ठीक है। तो दीज टू टर्म्स इन द टर्म्स वेदर एंड सीजन, मतलब कि एक वेदर है वो लंबे टाइम तक रह गया तो उसको हम लोग सीजन बोलने लगते हैं। तो उसी तरह से है कि कोई एक फीलिंग है, ये जिसको हम लोग अफेक्ट बोलते हैं, यानी कि इसको हम अफेक्शन भी बोलते हैं ना, तो अफेक्ट या अफेक्शन जिसको हम लोग फीलिंग बोलते हैं, वो अगर लंबे टाइम तक रह गया उसको हम लोग बोलते हैं मूड। तो डिसऑर्डर्स ऑफ मूड में क्या होता है कि देयर इज एन एबनॉर्मल प्रेजेंस, एबनॉर्मलिटी इन डेप्थ ऑफ एंड ड्यूरेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएटनेस एंड देयर एबनॉर्मल स्विंग्स। और मूड एबनॉर्मलिटी में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, जैसे कि अगर एबनॉर्मल प्रेजेंस की बात करें तो डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, एंगर हो सकता है। हम बात करें अगर एबनॉर्मलिटी इन डेप्थ एंड ड्यूरेशन के बारे में, तो इमोशंस जो है ये बहुत ज़्यादा डेप्थ होते हैं, पर जो कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि सबसे पहले होता है ब्लंटिंग। ब्लंटिंग में क्या होता है कि लैक ऑफ इमोशनल सेंसिटिविटी हो जाता है, कि इमोशंस के लेके सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और फ्लैटनिंग भी यही होता है, पर उसमें लिमिटेशन हो जाती है, यानी कि जितना उसको किसी चीज़ को लेके जितना खुश होता था पहले, वो अब उतना ज़्यादा नहीं होता। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये अब नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है। तो ये ब्लंटिंग या जो फ्लैटनेस होता है, इसमें इमोशंस की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जो ज़्यादा खुश होने वाली चीज़ है, तो जैसे किसी की अब जॉब लग गई, उसका ड्रीम जॉब लग गया उसको, तो उसको बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, फिर वो बोले अरे नहीं कुछ हो गया, चलो ठीक है खुश हैं और क्या। तो इस तरह की चीज़ें। पर एक और चीज़ होती है जिसको को बोलते हैं अनहिडोनिया। अनहिडोनिया में क्या होता है कि वो पेशेंट जो है वो मतलब कि वो टोटल ही इनएबिलिटी हो जाता है किसी चीज़ को फील करने के लेके, तो वो किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं कर पाता प्लेजर वगैरह को। और ये ज़्यादातर डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती।
फिर एक कुछ चीज़ें होती है जैसे कि इनअप्रोप्रिएटनेस। इनअप्रोप्रिएटनेस में क्या हो जाता है कि वो एक बिल्कुल ही अपोजिट फील करता है, मतलब कि फीलिंग हैप्पी व्हेन अ ट्रेजेडी स्ट्राइक्स, मतलब कोई बुरा चीज़ हो गया है और उसमें वो खुश हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लाफिंग व्हेन अ सैड इवेंट इज नरेटेड, कोई अगर कुछ बुरा चीज़ बता रहा है उसमें वो हंस रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है, जिसको हम लोग इनकन्ग्रुएंट बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि सही से नहीं हो पा रही होती है। फिर होता है एबनॉर्मल स्विंग्स। एबनॉर्मल स्विंग्स क्या होता है कि मूड इज सेड टू बी लायबल व्हेन इमोशंस चेंज आर वेरी रैपिड, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो इमोशंस बहुत तेज़ी में चेंज हो रहा होता है, जैसे कि अचानक से कोई खुश दुखी है बहुत ज़्यादा, फिर अचानक से खुश हो गया, और फिर या फिर इमोशनल इनकॉन्टिनेंस हो रहा है जिसमें कि स्पिलिंग ऑफ इमोशंस एंड द पेशेंट्स इनएबिलिटी टू कंट्रोल दैम, कि वो बहुत ज़्यादा इमोशंस बाहर निकल रहा है और किसी को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो इन सारी चीज़ों के वजह से इसको बोलते हैं एबनॉर्मल स्विंग्स, के मतलब एक जगह से दूसरी जगह अचानक से चले जाना, कभी खुश हो रहा है, कभी नाराज़ हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा खुश नाच रहा है, हंस रहा है, फिर अचानक से बैठ कर रोने लगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इसको बोलते हैं इमोशंस के डिस्टर्बेंस जो होता है, या मूड का जो डिसऑर्डर होता है उसको। फिर आता है डिसऑर्डर्स ऑफ मेमोरी। डिसऑर्डर्स ऑफ मेमोरी की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ चीज़ें जो है पेशेंट एमनियासिस, एमनियासिस में क्या होता है कि इसको हम लोग एमनीसिया भी बोलते हैं, इसमें की चीज़ें वो पेशेंट भूल जाता है किसी भी इवेंट को या फिर कोई भी चीज़ों को, तो इसको बोलते हैं हम लोग एमनीसिया। फिर हम एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं हाइपर एमनीसिस। हाइपर एमनीसिस में क्या होता है कि कुछ चीज़ों को वो बहुत ही ज़्यादा याद रखता है, एवरीथिंग को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव तरीके से याद रखता है, जैसे कि इट इज़ एक्सट्रीम डिग्री ऑफ रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ इवेंट, कि मतलब वो सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में याद रख रहा है, एक एक माइनर डिटेल्स को याद रख रहा है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली याद रखा है, तो उसको बोलते हैं हाइपर एमनियसिस। फिर होता है पैरामेनेसिया। पैरामेनेसिया क्या होता है कि इट इज ए डिस्टॉर्टेड एंड फॉल्सिफाइड रिकॉल ऑफ इवेंट इन रिलेशन टू डिटेल एंड देयर टेम्पोरल रिलेशनशिप, कि मतलब कि वो चीज़ों को याद रख रहा है पर वो अपने तरीके से याद रख रहा है, चीज़ें वैसी हुई भी नहीं है और वो उस तरह के उसे उसको याद रख रहा है। अब किसी ने उसको कुछ बोला है, कुछ बुरा बोला है, अब उसको याद है कि उसने मुझे थप्पड़ मारा है, तो वो हो जाता है पैरामेनेसिया, कि वो एक्चुअली में चीज़ें नहीं हुई है पर वो उसको उस तरह से याद रख रहा है। जिसमें सबसे पहला आता है कॉन्फ्यूबुलेशन। कॉन्फ्यूबुलेशन में क्या होता है कि मेमोरी गैप्स फिल्ड विथ फॉल्स स्टोरीज। इसमें क्या होता है कि अनइंटेंशनल फिलिंग ऑफ गैप्स ऑफ मेमोरी विथ मटेरियल विच इज अनट्रू एंड फैंसीफुल, मतलब कि उसको कोई चीज़ बीच में नहीं याद है, उसको याद है कि हाँ मैं पार्टी में गया था और फिर कुछ चीज़ें हुई थी और मुझे बुरा फील हुआ था, तो उसने उसको उस चीज़ से याद जोड़ लिया कि अच्छा किसी ने मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था। अब हो सकता है किसी ने उसको नहीं बोला है, उसका ऑलरेडी मूड किसी तरह से ख़राब हो गया होगा, पर उसने वो चीज़ सोच ली कि उसने उस गैप को, कि उसको नहीं याद है, तो उसने उसको फिल कर लिया अपने तरीके से, तो इसको बोलते हैं कॉन्फेबुलेशन, ठीक है। फिर होता है देजावू। देजावू में क्या होता है कि पेशेंट कोई चीज़ पहली बार कर रहा है, उसको लगेगा कि उसने ये चीज़ पहले भी की है, उसको फेमिलियर फील होता है, तो उसको बोलते हैं देजावू, ठीक है। फिर होता है गैंसर सिंड्रोम। गैंसर सिंड्रोम में क्या होता है कि अदरवाइज नॉन ए सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट आंसर इज एन एग्जांपल ऑफ साइकोलॉजिकल पैरामेनेसिया कैरेक्टराइज्ड बाय एप्रोप्रिएट आंसर। फॉर एग्जांपल हाउ मेनी लेग्स डू काउ हैव, आंसर 3। तो वो कुछ अनअप्रोप्रिएट आंसर जब याद रखता है उसको बोलते हैं गैंसर सिंड्रोम। जैसे कि उसको पूछा जाए कि कितने गाय के कितने पैर होते हैं, तो वो बोलेगा 3 पैर होता है, तो इस तरह की चीज़ें। फिर सोमेटिक कन्वर्सन फीचर या फिर सूडो हेलुसिनेशंस, फिर क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ये सारी चीज़ें गैंसर सिंड्रोम में देखने को मिलती है। फिर होता है और जो ये देजावू होता है ना, इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है इसका अपोजिट बिल्कुल, जिसको कि हम लोग बोलते हैं जैमिस बू। जैमिस बू क्या होता है कि वो कोई चीज़ है वो जो बार बार कर रहा है, ठीक है, नॉर्मली वो बहुत बार किया है पर उसको लगता है कि वो पहली बार ही कर रहा है, तो उसको बोलते हैं जैमिस बू। फिर डिसऑर्डर ऑफ थॉट की अगर हम बात करें, डिसऑर्डर ऑफ थॉट की अगर हम बात करते हैं तो
disordered form of thought is present as various logical and synthetical error of conceptualization. Some of them or errors are followed. तो कुछ errors होते हैं जिसके के बारे में बताया गया है. तो सबसे पहले होता है disorder of form. इसमें आता है incoherence. Incoherence क्या होता है? इनकोहेरेंस क्या होता है कि एक मीनिंगलेस स्पीच होती है. ठीक है. इन एक्सट्रीम केसेस द स्पीच इज फुल ऑफ जार्गन एंड मीनिंगलेसनेस. तो ये मीनिंगलेस स्पीच होता है एक तरह से, उसको बोलते हैं हम लोग इनकोहेरेंस. फॉर एग्जाम्पल द टर्म वर्ड एनिमल इज फॉलोड बाय आई थिंक इट इज डिलाइटफुल फॉर द सिलेंड्रिकल डॉग एंड माई स्कूटर टू गो फ्लाइंग. इसका कुछ भी मतलब नहीं है, इसी को हम लोग बोलेंगे इनकोहेरेंस. कि मीनिंगलेस बातें जो होती है उसको बोलते हैं इनकोहेरेंस. फिर इलॉजिकल थिंकिंग. इलॉजिकल थिंकिंग क्या होती है कि थॉट इज टोटली इलॉजिकल. फॉर एग्जाम्पल सुरेश हैज ए बियर्ड. ये क्या मतलब हो? सुरेश हैज ए बियर्ड. आई हैव ए बियर्ड सो आई एम सुरेश. कोई बोल रहा है कि सुरेश के पास भी दाढ़ी है, मेरे पास दाढ़ी है, तो मैं सुरेश हो गया. तो इस तरह की चीज़ें जो होता है इलॉजिकल थिंकिंग, इसको बोलते हैं. ये भी थॉट का ही डिसऑर्डर है. फिर होता है ओवर इनकल्जन. ओवर इनकल्जन में क्या होता है कि थीम इररेलेवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट, ओनली डिस्टेंट रिलेटेड टू मेन थीम आर इंक्लूडेड इन थिंकिंग. मतलब कि वो कॉन्टेक्स्ट में तो इररेलेवेंट होता है, किसी दूर की चीज़ से जाके मिल रहा है, और फिर वो मतलब कि ओवर इंक्लूजन हो रहा है उसमें. फिर होता है नियोलॉगिज्म. नियोलॉगिज्म क्या होता है कि रेफर्स टू द कॉइनिंग अ न्यू वर्ड विच इज ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव ए प्राइवेट मीनिंग नॉन टू द पेशेंट एलोन. मतलब कुछ उसने नया ही वर्ड बना लिया जो कि सिर्फ उसी को पता है उसका क्या मतलब है, और किसी को नहीं पता. तो इसको बोलते हैं नियोलॉगिज्म. कि उसने कुछ अपना प्राइवेट वर्ड बना लिया, जैसे कुछ भी बोल दिया उसने कि टेका मोलो, कुछ भी बोल दिया, उसका उसने मतलब समझ लिया कि इसका मतलब होता है सही होना. तो वो किसी दूसरे पर्सन को जाके बोल रहा है कि मैं टेका मोलो. अब दूसरे पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोला इसने, पर उसको पता है उसने क्या बोल दिया. तो वो कुछ नया ही वर्ड उसने बना लिया, उसको बोलते हैं नियोलॉगिज्म. फॉर एग्जाम्पल द मेलिटोर्स आर कमिंग टू गेट मी. दीज न्यू वर्ड्स आर इंडिकेटिव ऑफ डिस्कनेक्शन थ्रू द प्रोसेस. तो मेलिटोर्स का क्या मतलब होता है इसको कुछ पता ही नहीं. तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है. तो जो अगला है आगे से डिसऑर्डर ऑफ प्रोग्रेशन से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में. धन्यवाद. और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में.